आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं अध्याय 15 आर्थिक विकास और नियोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्थिक विकास और नियोजन क्या है। आर्थिक विकास वह है जो हम विकास के लिए कुछ कार्य करते हैं और विकास करते चले जाते हैं। नियोजन जो विकास करना है तो उसको योजना अनुसार हम आर्थिक विकास करने के लिए कोशिश करते हैं। आधुनिक युग में सभी व्यक्ति चाहते हैं कि उन्हें मकान मिले, खाने के लिए भोजन मिले और पहनने के लिए कपड़े मिले और बच्चों के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हों। मतलब हम ये चाहते हैं कि हमारे पास सुविधा के लिए रोटी, कपड़ा और मकान और साथ ही साथ शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो। हमारे पास रोजगार मिले जिससे कि पर्याप्त आय प्राप्त हो, आवश्यकताएं पूरी हो। यह प्रक्रिया जो है आर्थिक विकास की संज्ञा दी जाती है, आर्थिक विकास कहा जाता है। इस प्रकार यह कहा जाता है कि आर्थिक विकास एक ऐसी अनवरत प्रक्रिया है जो परिणाम स्वरूप देश के समस्त उत्पादन साधनों का कुशलतापूर्वक प्रयोग होता है और इसे राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय में निरंतर दीर्घकालीन वृद्धि होती है। ये इसलिए कहा जाता है कि यह अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि हम जो विकास करते चले जाते हैं उसके बाद फिर हम जो विकास कर लिया उसके बाद फिर नेक्स्ट लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं, उसके बाद फिर अगला लक्ष्य निर्धारित करते हैं। फिर है विकास की अवधारणा। मतलब विकास क्या है। बच्चों, आप लोग ने सुना होगा कि भारत को प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहा जाता है। उस समय हमारा भारत एक संपन्न देश था, विकसित देश भी था और अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ थी। उस समय के लोग सादा जीवन व्यतीत करते थे, कठोर मेहनत करते थे और परस्पर भाईचारे की भावना से रहते थे। इसलिए उस समय कुटीर और ग्रामीण उद्योगों में यहाँ निवासियों को जो जीवन यापन जो था वह सरलता से हो जाता था। वह इसलिए हो जाता था कि सब लोग एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा कर देते थे। जैसे लोहार है तो लोहे की चीज़ें बनाकर वह किसान को दे देता था। किसान अन्न का उत्पादन करता था, इसलिए अनाज उनको दे देता था। उसी प्रकार किसान को लोहे के लिए, हल के लिए फल की ज़रूरत पड़ती थी, जिससे कि हल जोता जाता था। तो लोहार जो है उसको उसकी आवश्यकता पूरी कर देता था। उसी तरह से जुलाहा है, उसी तरह से बढ़ई है, ये सारे लोग उनकी आवश्यकता की चीज़ें तैयार कर देते थे और उससे अपने उनकी आवश्यकता की चीज़ें देकर उनसे वो चीज़ें ले लेते थे। इस तरह से व्यक्तियों का जीवन जो था वह खुशहाल और संपन्न थे। फिर प्राचीन काल में आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत भौतिक सुख सुविधाओं के साथ साथ मानव मूल्यों को भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया था, जिसमें कि मानव अर्थशास्त्री कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र में इन विचारों की विस्तार से व्याख्या की है। फिर विकास के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं। जैसे सतत प्रक्रिया, जैसे कि हमने पहले बताया कि ये निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जिससे कि राष्ट्रीय आय में क्रमशः वृद्धि होती जाती है और हमारा विकास होता चला जाता है। फिर है राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। जब हम आर्थिक विकास करते हैं तो स्वाभाविक है राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है। फिर दीर्घकालीन प्रक्रिया, जिस तरह से हमने आपको बताया कि एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है, इसके हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं और जैसे जैसे हम वृद्धि करते जाते हैं परिवर्तन को विकास नहीं कहा जा सकता। फिर संसाधनों का समुचित दोहन, इसमें यह है कि जो प्राकृतिक संसाधन है या भौतिक संसाधन है उन संसाधनों को हम कुशलतापूर्वक उनका उपयोग करें और आर्थिक विकास में सहयोग करें। फिर जीवन स्तर एवं सामाजिक कल्याण में उन्नति। आर्थिक विकास के दौरान प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के फलस्वरूप जनसाधारण के जीवन स्तर में भी सुधार आता है और आर्थिक विषमता में भी कमी आती है, जिसमें सरकार द्वारा शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि जन कल्याण कार्यक्रमों में वृद्धि की जाती है। फिर राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। राष्ट्रीय आय वह कहलाती है जो राष्ट्रीय कुल आय जो होती है वह देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है, जिसमें उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जोड़कर ज्ञात किया जाता है। फिर है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय के अंतर्गत राष्ट्रीय आय को जो होता है उसमें देश की कुल जनसंख्या का भाग दे दिया जाता है तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाता है, जिस तरह से इस सूत्र में दिखाया गया। राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या में भाग दे देंगे तो प्रति व्यक्ति आय ज्ञात हो जाएगा। फिर है विकास के संकेतक। मतलब हम यदि विकास कर रहे हैं तो उसके संकेतक क्या हैं, हम कैसे पता करेंगे कि हम विकास वाकई में कर रहे हैं। जिसमें विकास की स्तर की तुलना में कुल राष्ट्रीय आय के माप के रूप में काफ़ी समय से स्वीकार किया जाता गया है, जिसका कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण में यह माना जाता है कि राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय का सही मापदंड नहीं है। इसके लिए
जन सामान्य से प्राप्त होने वाली स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, पोषक आहार, पेय जल आदि सुविधाओं की उपलब्धता का समावेश होना चाहिए, जिससे कि आर्थिक विकास को मापने के लिए राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति की आय के अनुरूप मानव संकेतक को महत्व दिया गया है। फिर है विकसित एवं विकासशील राष्ट्र। जिस तरह से हम देख रहे थे कि हमारा देश विकास कर रहा है तो उसका संकेतक क्या है वो हमने देखा। उसके साथ विकसित और विकासशील राष्ट्र में अंतर हम किस तरह से कर सकते हैं। अब विकसित राष्ट्र वे होते हैं जहाँ पर रोजगार की बहुलता है, वह हर तरह से संपन्न है, वह प्रति व्यक्ति आय भी का स्तर भी अच्छा है, जिसमें कि बेरोजगारी भी नियंत्रण में रहती है। विकसित देशों में जापान, अमेरिका, इंग्लैंड आदि देश आते हैं। इसके विपरीत संसार में ऐसे देश भी हैं नागरिकों जिसमें कि भरपेट भोजन भी प्राप्त नहीं होता है, पहनने की सीमित मात्रा में कपड़े मिलते हैं और जीवन स्तर भी बहुत निम्न होता है, और जिसमें बेरोजगारी व अशिक्षा पाई जाती, इसे अल्प विकसित या विकासशील देश कहा जाता है। अब विकसित और विकासशील देश में भिन्नता का आधार है, जिसमें कि मापदंड दिया गया है, विकसित देश दिए गए हैं, विकासशील देश के। ये अंतर हम उससे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कृषि, विकासशील देशों में कृषि की प्रधानता नहीं है, विकासशील देशों में कृषि की प्रधानता है। अब विकसित में जो प्राकृतिक संसाधन है उनका पूर्ण उपयोग होता है, विकासशील देशों में अल्प उपयोग होता है। प्रति व्यक्ति आय जो कि विकसित देशों में अधिक होती है, विकासशील देशों में कम होती है। फिर पूंजी का निर्माण है, विकसित देशों में उच्च स्तर है, विकासशील देशों में निम्न है। फिर उद्योग, विकसित देश उद्योग को प्रधानता देती है और विकासशील देश में इस चीज़ का अभाव पाया जाता है। फिर विकसित देशों में बेरोजगारी जो है एकदम न्यूनतम होती है और विकासशील देशों में अधिक पाई जाती है। बैंक एवं बीमा, तो विकसित देश जो है पर्याप्त रूप से विकसित हैं और विकासशील देशों में कम विकसित हैं। फिर जन्म व मृत्यु दर, विकसित देशों में निम्न दर है और उसकी तुलना में विकासशील देशों में दोनों मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही उच्च दर हैं। फिर ग्रामीण जनसंख्या विकासशील देशों में कम है, विकासशील देशों में अधिक है और विकसित देशों में कम है। फिर प्रत्याशित आयु विकसित देशों में अधिक है और विकासशील देशों में उसकी तुलना में कम है। फिर तकनीकी शिक्षा, इसका भी विकसित देशों में व्यापक रूप से विकसित किया जाता है और पर्याप्त रूप, जबकि विकासशील देशों में पर्याप्त रूप से विकास नहीं होता है। फिर है साक्षरता, विकसित देशों में पूर्ण साक्षरता पाई जाती है और विकासशील देशों में अल्प साक्षरता पाई जाती है। फिर है आर्थिक नियोजन। जिस तरह से तुम लोग को बताया कि आर्थिक नियोजन क्या है, हम उसका आर्थिक नियोजन से आशय उस प्रक्रिया से निर्धारित अवधि में सुनिश्चित एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आर्थिक संसाधनों का उपयोग किया जाए। जैसा कि हम घर में एक बजट बनाते हैं कि हमको अपने घर का महीने भर का बजट किस तरह से खर्च करना है, उसी तरह से देश में भी आर्थिक नियोजन किया जाता है किसी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए। उस तरह से पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं या एक निश्चित युद्ध किया जाता है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, एक निश्चित समय में उसे पूरा करने का प्रयास किया जाता है, जिसमें कि पूर्व निर्धारित लक्ष्य जिन्हें प्राप्त किया जाना है, निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उपलब्ध साधनों तथा उनका उपयोग करना है। फिर भारत में नियोजन व नियोजन के उद्देश्य, मतलब हम नियोजन यदि करेंगे तो उसके उद्देश्य क्या हैं, हम भारत में आर्थिक विकास के लिए नियोजन क्यों बना रहे हैं। तो सबसे पहले है विकास की ऊंची दर को प्राप्त करना है, फिर सामाजिक आर्थिक न्याय की प्राप्ति करनी है, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करनी है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करनी है, आर्थिक स्थिरता की प्राप्त करना है, जीवन स्तर में वृद्धि करना है, सामाजिक कल्याण को बढ़ाना है, गरीबी उन्मूलन आदि। हमने अभी तुलना देखा कि हमारा देश जो है एक विकासशील देश है, इसलिए ये सारी चीज़ों को प्राप्त करना आवश्यक है। फिर भारत में नियोजन की सफलताएं और असफलताएं। हमने जब भारत में नियोजन बनाए आर्थिक विकास के लिए तो उसमें क्या सफलता हुए और कितने असफल। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय में, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, जिसमें कि हम जो कम था वह प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, उनका जीवन स्तर में भी सुधार आया। फिर दूसरा है बचत एवं विनियोग दर में वृद्धि, जिस बचत और विनियोग दर में वृद्धि करने के लिए बैंकों की भी व्यवस्था वृद्धि की गई, साथ ही साथ बचत और विनियोग को भी प्रोत्साहित किया गया, इससे विनियोग दर में भी वृद्धि हुई। फिर तीसरा है कृषि क्षेत्र में विकास। कृषि क्षेत्र में विकास करने के लिए हरित क्रांति लाया गया, उसमें आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा दिया गया, इसी तरह से कृषि क्षेत्र में भी विकास किया गया। फिर है औद्योगिकरण।
औद्योगिकरण के अंतर्गत भी लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ बड़े बड़े उद्योगों को भी स्थापना की गई, जिससे कि औद्योगिकरण में वृद्धि हुई। फिर विद्युत उत्पादन में वृद्धि। विद्युत उत्पादन वृद्धि करने के लिए जगह जगह डैम बनाए गए, बांध बनाए गए, जिससे कि बिजली उत्पादन अधिक से अधिक किया जा सके। फिर परिवहन एवं संचार क्षेत्र में वृद्धि। परिवहन एवं संचार क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है, चाहे वह वायु मार्ग हो, जल मार्ग हो, चाहे थल मार्ग हो। उसके साथ साथ संचार क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है, जिसमें डाकघर हो गया, और साथ ही साथ आधुनिक सुविधाएं जो है संचार के साधन है, उनमें भी अधिक से अधिक वृद्धि हुई है। फिर शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य में भी वृद्धि हुई है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में भी लोगों को कम से कम बच्चों को 14 वर्ष तक उनको शिक्षा ग्रहण करना आवश्यक कर दिया है। उसी के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है, क्योंकि मृत्यु दर में कमी आई है, जन्म दर में भी थोड़ा का कंट्रोल हुआ है। इससे शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में ही वृद्धि हुई है। फिर बैंकिंग क्षेत्र में उन्नति। बैंकिंग क्षेत्र में भी उन्नति की गई है, क्योंकि जगह जगह ग्रामीण क्षेत्रों में भी छोटे छोटे बैंकों की शाखाएं बनाकर उन्हें लाभ देने का प्रयास किया गया है। फिर निर्यात एवं आयात में वृद्धि। निर्यात और आयात में भी वृद्धि हुई है, क्योंकि हम अधिक से अधिक चीज़ों को निर्माण करके यहाँ से विदेशों में निर्यात करते हैं, और वहाँ से कोशिश की जाती है कि कम से कम वस्तु का आयात किया जाए। इस तरह से आयात और निर्यात दोनों में ही वृद्धि हुई है। फिर उसके बाद है असफलताएं। अब हमने सफलताएं देखी, इसमें आप देख रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, और हम असफलताएं में देख रहे हैं प्रति व्यक्ति आय में धीमी वृद्धि। मतलब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि तो हुई है, लेकिन वह धीमी गति से हुई है। उसी तरह से क्षेत्रीय असंतुलन। क्षेत्रीय असंतुलन इसलिए है क्योंकि कहीं पर जो प्राकृतिक सुविधाएं हैं, संसाधन है, उनका हमने बहुत अच्छा उपयोग किया है, और कहीं पर नहीं हो पाया है। इस तरह से क्षेत्रीय असंतुलन हुआ है, कहीं कहीं विकास हुआ है, कहीं पर कम विकास हुआ है। फिर है मूल्य वृद्धि। विकास हुआ है, उसके साथ साथ मूल्य में भी वृद्धि हुई है। बेरोजगारी में भी वृद्धि हुई है, क्योंकि जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि हुई थी, उस स्तर पर यहाँ पर रोजगार लोगों को प्रदान नहीं किया गया, और इस तरह से बेरोजगारी की संख्या बढ़ती चली गई, और उनको उस तरह से शिक्षा भी नहीं दी गई। उसके लिए बेरोजगारी, यदि हमें असफलता को दूर करना है, तो उसके लिए बच्चों को कम से कम व्यावसायिक शिक्षा देना आवश्यक हो जाएगा। फिर आय व धन की असमानता वृद्धि। विकास के साथ साथ नियोजन इसलिए भी असफल हुआ कि जो व्यक्ति धनी था वह और धनी होता चला गया, जो गरीब व्यक्ति था वह और गरीब होता चला गया। फिर सार्वजनिक उद्यमों की असफलता। सार्वजनिक उद्यमों की असफलता इसलिए हुई क्योंकि कुटीर और लघु उद्योगों को कम महत्व दिया गया, और बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना अधिक से अधिक की गई, और साथ ही साथ जो सार्वजनिक कल्याण, सामाजिक कल्याण में वृद्धि भी कम हुई। फिर है इंडिया विजन 2020 क्या है। ये क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। भारतीय योजना आयोग ने जनवरी 2003 में इंडिया विजन 2020 के नाम से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया। इस दस्तावेज के अनुसार भारत में 2020 तक विकसित देश की श्रेणी में सम्मिलित हो जाएगा। फलतः देश में बेरोजगारी, गरीबी, निरक्षरता पूर्णतः दूर हो जाएगी, और योजना आयोग के अनुसार सन 2020 तक देश में 135 करोड़ जनसंख्या जो बेहतर पोषित, अच्छे रहन सहन के स्तर वाली और पूर्णतः स्वस्थ तथा अधिक औसत आयु वाली होगी। मतलब इंडिया विजन 2020 के तहत हमारे देश में बेरोजगारी, गरीबी, मतलब जो साक्षरता है उसमें वृद्धि हो जाएगी, और साथ ही साथ जनसंख्या का जो है बेहतर पोषित और अच्छे रहन सहन वाली स्तर हो जाएगी। फिर है तुम्हारा गृह कार्य है, आप लोग ये कॉपी में ज़रूर नोट करें और ग्रुप में उसको भेजें। आप लोग कोशिश जो भेज नहीं रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या है, वह इसकी गणना सूत्र लिखिए। इंडिया विजन 2020 क्या है, इसे लिखिए। विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्था में अंतर बताइए। भारत की नियोजन की सफलताएं एवं असफलताएं को